टाइटल नंबर, इंडेक्स में जाओ, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, टाइटल नंबर बताओ। कितना बेटा? 4.7। यार लेट आते हैं और ठक 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 खोल रहे। रहने दे, वैसे ही रहने दे भेड़ा हुआ, अभी और आने वाले में। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस। किसका बैलेंस? कॉन्करेंट यानी एक साथ एक्ट होने वाले, कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में एक्ट होने वाले, है ना। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि हमारे आसपास के रीजन को मैं ये वाली लाइन को एक्स एक्सिस समझता हूँ, ये वाली लाइन को वाई एक्सिस समझता हूँ और ये वाली लाइन को जेड एक्सिस समझता हूँ, तो ये प्लेन कहलाता है एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के बीच में, वो कहलाता है वाई जेड प्लेन, और ये कहलाता है एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन। तो ऐसे फोर्सेस जो कॉन्करेंट यानी एक साथ एक्ट होने वाले हैं और एक ही प्लेन में आने वाले हैं, ऐसे फोर्सेस का मुझे इक्विलिब्रियम स्टडी करना है ना। मैं अगर देख रहा हूं कि एक बॉडी है, उस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में। अब अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या है? जीरो है। तो अगर मैं देखूंगा कि टोटल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस उस पर कितने लगेंगे, तो वो जीरो आएगा। टोटल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस कितने लगेंगे, तो वो भी जीरो आएगा। ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स वाला मेथड, और एक है लैमीज थ्योरम। हम दोनों देखेंगे इंशाल्लाह, हुआ तो आज दोनों ही देख लेंगे अगर टाइम हमारे को मिलता है प्रॉपर। तो चलो जल्दी। दो लोग पैदल भी आ रहे थे गज, आराम से टहलते हुए आएंगे। और क्या बोलते, चलना है कि क्लास को आज है ना। 8 तो बज गए, अब जान 10 साढ़े 8 तो हो ही जा रहे, बोले अब क्या जाते रहने दो। चलो तो मैं थ्योरी लिख देता हूँ, आप जब तक के लिखिए आप इसके पास। नबील
बंद कर दरवाज़ा, बहुत हो गया, थोड़ी देर बाहर खड़े रखना पड़ेगा उनको। अमजद, वो 2 गर्ल्स आएंगे, लेट आएंगे, पैदल पैदल आ रहे हैं टहलते हुए, वो आ गए, थोड़ी देर बाहर खड़े रखो। तो देखो बेटा क्या कहता है ये स्टेटमेंट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 2 और मोर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है 2 या 2 से ज्यादा कॉन्करेंट यानी एक साथ एक्ट होने वाले फोर्सेस की वजह से, द अलजेब्रिक सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, उन फोर्सेस का जो कंपोनेंट आएगा उनका अलजेब्रिक सम इन एनी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस यानी कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर शुड बी 0। मतलब साफ साफ देखा जाए तो ऐसा कहना चाहता है वो कि अलजेब्रिक सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट्स पैरेलल टू OX इज 0, यानी वो फोर्सेस जो एक्स एक्सिस पे है उनका क्या आएगा, टोटल अलजेब्रिक सम 0 आएगा, और वो फोर्सेस जो वाई एक्सिस पे है उनका भी अलजेब्रिक सम क्या आएगा, 0 आएगा। इस चीज को समझने के लिए प्रॉपर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके लाइट लगेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या है ये। एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं मैं। A mass small m is hung at P with a light inextensible string AB as shown in figure. Find the tension in the horizontal portion AP of the string। और डायग्राम आपको पहले से क्वेश्चन में दिया गया है जो कि कुछ इस तरह से है।
स्ट्रिंग AP, ABP, एंगल है 30 डिग्री, इसका मास है m। ठीक, चलो देखो, अब सवाल उठता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा, है ना। सबसे पहला काम होता है हमें फोकस करना इस नॉट पे। काय पे? नॉट, नॉट KNOT, नॉट। ये नॉट का मीनिंग क्या होता है? गांठ। तो इस गांठ पे, नॉट पे, या फिर बोलो जंक्शन, जहाँ पर दो रस्सियाँ आके मिल रही है, हमें उस पे फोकस करना पड़ता है। तो ये पॉइंट पे फोकस करेंगे हम लोग। ओके, अब यहाँ से इस पॉइंट पे फोर्सेस देखो, तो बोले देखिए डब्बे का वेट उसको नीचे खींच रहा है ना। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, देखो इस डायरेक्शन में mg है। ओके, अगर मैं मान लूँ कि भैया हमें टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन AP ना, ये पार्ट पे जो टेंशन है मान लो T1 है, और ये पार्ट पे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है? T2 है। क्योंकि टेंशन कहाँ होता है? हमेशा रस्सी की लंबाई के साथ और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ होता है ना। तो ये सारे फोर्सेस जो पॉइंट P से निकल रहे हैं या पॉइंट P को फील हो रहे हैं, वो मैंने सारे के सारे बना दिया। मगर इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। गौर से देखो बेटा, बहुत आसान है ये। हम लोग क्या बनाएंगे बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये रहा आपका ओरिजिन O। ओके, अब ऐसा है बेटा कि ये जो पॉइंट P है, आप ऐसा मान के चलेंगे कि वो कहाँ है? ओरिजिन O पे है। यानी हमेशा वो नॉट को, यानी उस गार्ड को कहाँ लेना? कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे लेना। ये समझ में आया आप सभी को? अब वहां से बनाओ फोर्सेस का डायरेक्शन। जैसे कि मैं बोलूंगा देखो वेट किधर है, तो बोलेंगे आप सर वो नीचे की तरफ जा रहा, mg है कि नहीं। फिर मैं बोलूंगा वो टेंशन T1 किधर है, तो बोले वो एक्स एक्सिस की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में है। देखो ये T1। अच्छा T2 किधर है, तो आप बोलेंगे सर ये इधर जा रहा, ये T2 है। हाँ जी ठीक, सही बात है। अच्छा क्या लगता है आपको कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल थ्योरम से मैथ्स में पढ़े होंगे ना, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, कि अगर ऐसे दो लाइन आपस में पैरेलल है, आप लाइन सॉरी यहाँ लेता हूँ, दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं? सेम। तो वैसे ही तो बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम कि ये एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो अगर ऐसी बात है तो ये भी कितना हुआ? 30 डिग्री। फिर क्या हुआ? ये T2 को मैंने क्या किया? दो कंपोनेंट्स में बांटा, क्योंकि मैं गौर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ एक ऐसा फोर्स नजर आएगा जो दोनों एक्सिस के बीच में आता है, वो है T2। mg फोर्स प्योरली कहां पर है? y एक्सिस पर। mg फोर्स कहां है? प्योरली y एक्सिस पर है। T1 फोर्स कहां है? माइनस x एक्सिस पे, है ना। तो सब लोग को मालूम है मेरे को कौन सी एक्सिस पे रहना है। mg को मालूम है मेरे को y एक्सिस पे रहना है, T1 को मालूम है मुझे x एक्सिस पे रहना है। सिर्फ एक ही कंफ्यूजन वाला फोर्स है, कौन सा? T2। वो x और y दोनों के बीच में आ रहा है। अब अगर x और y दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब उसकी दोनों वैल्यूज होंगी, x की भी और y की भी। अच्छा ठीक है, x में कितना होगा? तो बोले वो होगा T2 cos 30। y में कितना होगा फिर? T2 sin 30, है ना। इसमें किसका नॉलेज लगा? सिर्फ वेक्टर का नॉलेज लगा, है ना, कि भैया जो इसके जिस एक्सिस के साथ आपका एंगल दिया रहता है ना, उसको कॉस लगाते, जिसके साथ एंगल नहीं है उसको साइन लगाते। और अभी अभी हम लोग ने क्या कहा कि देखो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा? 0 है कि। तो मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? तो आप कहेंगे सर वो तो T2 cos 30 माइनस T1 है, हाँ या ना। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस देखो कितना है यहाँ पर, T2 cos 30, और ये इसको अपोज कर रहा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? माइनस T1। और हमने कहा कि ये कितना रहेगा? 0। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं T2 cos 30 इज इक्वल्स टू T1, इक्वेशन नंबर 1, है ना। T2 cos 30 किसके बराबर हो जाएगा? T1 के। बोले इसको उधर लेके चले जाओ ना, माइनस T1 को,
तो वो क्या हो जाएगा, प्लस T1 हो जाएगा। तो T2 cos 30 इज इक्वल्स टू T1, है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट स्टेप पे जंप कर सकते हैं, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, है ना। ये लिख कर ऐसा ना ये स्टेप पे ना जाकर आप डायरेक्ट ये स्टेप पे भी आ सकते हैं, क्योंकि सिस्टम बैलेंस है। इसका मतलब राइट का और लेफ्ट का फोर्स कैसा है, सेम है। उसी तरह ऊपर और नीचे का फोर्स भी सेम है। चलो ठीक है, मेरी तलाश है T2 को लेकर, मगर गाड़ी अटक गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास T1 की वैल्यू नहीं है। अगर T1 की वैल्यू कहीं से मिल जाती है तो मेरे को T2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, चलो पीछा पकड़ो। T1 का T1 निकालना है ना, सॉरी माय मिस्टेक, मैं उल्टा बोल दिया। T1 चाहिए ना हमें, फाइंड दैट टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन AP ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी। तो T1 निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, T2। अगर किसी तरह से T2 की वैल्यू मिल गई तो मेरे को क्या मिल जाएगा, T1। तो चलो ठीक है, T2 की तलाश करते हैं। तो बोले कैसे करेंगे, अरे T2 तो y एक्सिस पर भी है। तो मैं बोलूँगा, देखो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि समेशन यानी टोटल फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस ये भी 0 होता है। तो टोटल फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस कितना है बेटा, तो T2 sin 30 माइनस mg। आया ना, ये समझ में आया कि नहीं आया। ऊपर कितना फोर्स है, T2 sin 30। ऊपर कितना फोर्स है, T2 sin 30। नबील ऊपर कितना फोर्स है, T2 sin 30। नीचे कितना फोर्स है, mg, है ना। मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग y एक्सिस कितना हुआ फिर, T2 sin 30, और ये नेगेटिव है तो माइनस mg, है ना। चलो ठीक है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। mg को उधर लेके जाओ तो T2 sin 30 इज इक्वल्स टू mg। अच्छा, T2 sin 30 कितना होता है, 1/2। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर T2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट, mg। हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा, है कि नहीं। तो अगर मैं 2 को उधर भेजूंगा तो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2mg। तो चलो भैया, जो हमारे रास्ते की अड़चन थी कौन थी, T2, उसकी वैल्यू मिल गई हमको। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ डालोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर फ्रॉम वन मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 इज इक्वल्स टू T2 कितना है, ट्वाइस mg है, और cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या हो जाएगा बेटा, √3mg। एंड दैट्स द आंसर। आया समझ में, कितना सिंपल था, बस क्या करना पड़ता था, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स से बैलेंस करो, राइट का फोर्स लेफ्ट के फोर्स से बैलेंस करो। अगर कोई फोर्स आपको टेढ़ा नज़र यानी एक इंक्लाइन एक्सिस पे नज़र आता है तो आपको क्या करना है, उसको कंपोनेंट्स में बांटना है, और कंपोनेंट्स में बांट कर फिर दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना है ना। एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस को इक्वेट करो और इसी तरह वाई एक्सिस वाले फोर्सेस को। आई बात समझे, ठीक है, लिख लो बेटा फटाफट, भेजो। नबील खोल दे दरवाजा। चलो जल्दी, पहले ही लेट आए आप लोग, दरवाज़ा बंद कर दो, पूरा बोर्ड लगाओ। देख के मैं सिर्फ आप लोगों को, सभी लोग को इसलिए आने देता हूं कि मैं सोचता हूं कि आप लोगों का नुकसान ना हो जाए जिस दिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर आप लोग में बोलते रहेंगे कि ये क्या है, ये कैसा है, वो कैसा आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रिविलेज ले लो। सुनो सब लोग, एक मिनट मेरी बात, मतलब आपको कितने भी देर अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है आज 7:30 की बैच मैंने 8 बजे लिया, तो उसमें भी आपको 15-20 मिनट लेट आना है। हाँ,
तो ये तमाशे नहीं चलेंगे। मैं कर रहा हूँ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा करते रह जाऊँगा। आपको अलाउ, ख़ास तौर से तुम दोनों एक ही जगह से आते हैं ना, वो टाइम पे पहुँच जाता, तू क्यों नहीं उठता? अलग हो गए तो ठीक है ना, तो फिर उससे क्या हो अपने को। चलो जल्दी, अगला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे फिर। All the strings are massless as shown in figure. Tension in the string, horizontal string, tension in the horizontal string is 30 newtons. Find W. तो देखो इधर कुछ ऐसा सिस्टम आपको दिया गया है। ओके, सारे के सारे स्ट्रिंग मासलेस है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में मतलब यहां का टेंशन आपको मालूम है। मान लो कि इसको टेंशन में T1 दे देता हूं, तो मुझे T1 की वैल्यू मालूम है, दैट इज 30 न्यूटन। T1 इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। ओके, मुझे W की वैल्यू मालूम करना है, तो वो कैसे मालूम करूंगा मैं? देखो ये यहां पर गाट है, यहां पर नॉट है, से इसको पॉइंट P या उसको नाम O दे दो, जो भी देना है दो। ओके, मैं क्या करूंगा, अगेन फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा। ओके, ये यहां पर ओरिजिन पे मेरा नॉट आएगा, ये रहेगा एक्स एक्सिस और ये रहेगा वाई एक्सिस। फिर आगे बेटा क्या रहेगा, डायरेक्शंस बनाओ। फोर्स T1 का डायरेक्शन यहाँ है, वेट W का डायरेक्शन यहाँ है, और टेंशन T2 का डायरेक्शन यहाँ है। एंगल 45 डिग्री, एंगल कितनी है, 45 डिग्री। चलिए उसके ज़रिए आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। टेक योर टाइम, और सॉरी
और आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सब लोग ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर किसका आता है। कंपोनेंट्स में बांटो। कौन से फोर्स को बांटेंगे कंपोनेंट्स में? T2 को, है ना। ये वाला पार्ट क्या आएगा, ये वाला पार्ट क्या आएगा, इधर का बैलेंस करो, उधर का इधर का बैलेंस करो। आया किसी का आंसर? 30 आपका 3 मास आया, वो 3 किलोग्राम। 30 न्यूटन आएगा वो, 30 ना, करेक्ट। तो देखो भैया, यहां T2 को दो कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है। ये हो जाएगा T2 cos 45 और ये हो जाएगा T2 sin 45, है ना। अब ऐसा है कि हम जानते हैं कि देखो, अगर मैं स्टेप वाइज ना जाके डायरेक्ट जंप मारूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि देखो W किसके बराबर होगा, T2 cos 45 के बराबर होगा, और T1 किसके बराबर होगा, T2 sin 45 के बराबर होगा, है ना। cos 45 sin 45। अब ऐसा है कि देखो, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि sin 45 कितना होता है, 1/√2। cos 45 क्या होता है, 1/√2। यानी कि cos 45 और sin 45 की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का RHS कैसा है, सेम है। तो LHS भी कैसा होगा, सेम होगा। तो W इक्वल्स टू T1, और T1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 30 न्यूटन। आया समझ में? क्या है अमर, समझा? नहीं समझा? क्योंकि जब पढ़ा रहा था तू कहीं की चीज बिजी था। देख इधर, कौन सा फोर्स टेढ़ा है इसमें से, T2। दो कंपोनेंट्स में, दो हिस्सों में बांटेंगे, वाई वाला और एक्स वाला। अब हमेशा याद रखना, कंपोनेंट्स में बांटते वक्त अभी भी कई लोगों को मालूम नहीं, 1000 बार बताया बात भी, अगर ये कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, जैसे यहां क्या है वो फोर्स, कोई भी वेक्टर हो R, और ये है थीटा एंगल उसका कौन सी एक्सिस के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो आप बोलते हैं कि देखो भाई, ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, सिर्फ x में है, सिर्फ y में है, या x और y दोनों में है, x और y दोनों में। तो बोले x में कितना है, तो उसके लिए लिख देते हैं r cos थीटा, और y में कितना है तो r sin थीटा। जिस एक्सिस के साथ थीटा लिखा हो, जिस एक्सिस के साथ थीटा लिखा हो उसको cos लगाना। जैसे इस x एक्सिस के साथ थीटा था तो मैंने लिखा r cos थीटा, ये वाली की वैल्यू, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये cos थीटा,
और ये वाले के साथ क्या लगाएंगे, साइन थीटा। अगर मान लो सिचुएशन ऐसी होती, चल जैसे कि मान ले यहां फोर्स है तो फोर्स ही ले लेता हूं मैं, फोर्स है दिया हुआ, जैसे मैंने कहा कुछ भी ले सकता हूं ना मैं, ये एंगल क्या है, थीटा। अब नीचे वाले को fx को क्या लिखूंगा मैं, f साइन थीटा, और इसको क्या लिखूंगा मैं, f cos थीटा, हाँ या ना। जिस एक्सिस के साथ थीटा आएगा उसको लगाएंगे cos थीटा, ये वाली वैल्यू को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, इसको sin थीटा से। अब देख ये वाला फोर्स T2 है, x और y दोनों के बीच में है, कंपोनेंट्स में बांटेंगे, एंगल तेरे को यहां का दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, T2 cos 45, जैसे ये T2, ये तो T2 cos 45, जैसे कि ये f था तो f cos थीटा था, तो वैसे T2 cos 45 और ये क्या बनेगा, T2 sin 45। अब क्या आगे हमको निकालना है वेट, हमको मालूम है वेट किसके बराबर है, T2 cos 45 के, ये ऊपर का नीचे का सेम हो जाता है ना इस, और T1 किसके बराबर है, T2 sin 45। देख T2 तो एक जैसी है, sin 45 और cos 45 वो भी एक जैसी है। बोले ऐसे कैसे, एक तो sin है दूसरा cos है, क्योंकि वैल्यू सेम आती होंगी। sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 आती है, तो मतलब दोनों भी कैसे हुए, सेम। तो दोनों का RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, तो इसीलिए W किसके बराबर हुआ, T1 के बराबर, और T1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से दी गई थी 30 न्यूटन, तो आंसर क्या आ गया, 30 न्यूटन। चलो अगला, वही चे सेम, फोर्स इधर के बजाय इधर आ गया, टेढ़ा फोर्स कौन सा इसमें से है ना, दो कंपोनेंट्स में बांट दिए, T2 cos 30, T2 sin 30 है कि। अब आपने क्या करे फिर, इधर के फोर्स को इधर के फोर्स से इक्वेट किए, T2 cos 30 इज इक्वल टू T1 है ना, ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से इक्वेट किए, T2 sin थीटा इक्वल टू mg। हमारे को तलाश काय की है, T1 की, मगर T1 निकालने के लिए क्या चाहिए, T2 चाहिए, cos 30 तो मालूम है ना √3/2 होता, तो T2 कहाँ से निकालेंगे, तो बोले ये वाले फॉर्मूले से, T2 sin 30 इक्वल टू mg। T2 sin 30 कितना होता, 1/2, ये पहले वैल्यूज याद होना चाहिए। तो sin 30 कितना होता, 1/2। अगर यहाँ मैं 1/2 लिखूंगा तो 2 को इधर भेज सकता, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mg। किसकी वैल्यू आई, T2 की, ये इक्वेशन में डाल दो, T2 कितना है, 2mg, cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसर, बचा क्या, √3mg। चलो अगला प्रॉब्लम,
ओके, हाँ डायग्राम रहेगा ना। चलो an object is in equilibrium under the action of four concurrent forces। चार फोर्सेस लग रहे हैं इस बार, और चारों फोर्स के कारण आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में आया है। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ F1 एंड F2। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सॉल्यूशन। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट P बोलो, O बोलो, ये नॉट जो है ये हमारा बनेगा ओरिजिन। इस पॉइंट को हम कहां डालेंगे? ओरिजिन पे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एक्स एक्सिस, और ये क्या बनेगा बेटा? वाई एक्सिस। सब लोग इधर ध्यान दो, इधर उधर बातों में इन्वॉल्व मत रहो। सारे फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ बताना चालू करो। जैसे कि F1 कहां है? तो बोले ऊपर की तरफ है। ओके, 4 न्यूटन कहां पर? तो बोले इधर है। ये 4 न्यूटन। कितने का एंगल बनाया इसने? 30 डिग्री का। दूसरा 8 न्यूटन आपको नजर आ रहा होगा यहां पे। एट न्यूटन इधर है। फिर उसके बाद ये आया आपका F2 जो कि कितना है? 30 डिग्री अगेन एंगल पे है। अब मैं आपसे पूछूंगा इनमें से कौन से फोर्सेस है जो ना ही प्योरली एक्स पर है ना ही प्योरली वाई पर है? एक F2 है, एक 4 है। ऐसे को क्या करते हैं अपन? कंपोनेंट्स में बांटते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूंगा 4 की, तो जब मैं उसे कंपोनेंट्स में बांटूंगा तो इसे लिखूंगा 4 sin 30, और इसे क्या लिखूंगा? 4 cos 30। 4 cos 30 आया ना? फिर इसी तरह से ये F2 को भी 2 हिस्सों में बांटूंगा मैं। ये आएगा F2 cos 30, और यहां आएगा F2 sin 30। आया ना? अब करना क्या है? ऊपर के फोर्सेस को नीचे के फोर्सेस से बैलेंस करो, और लेफ्ट साइड के एक्स एक्सिस के फोर्सेस को भी बैलेंस करो। चलो शुरुआत करते हैं एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस में पूरा लेफ्ट साइड में कितना फोर्स है? F2 cos 30। तो मैं लिखूंगा, देखो भैया यहां पर F2 cos 30 किसके बराबर है? राइट साइड के फोर्सेस के बराबर। कौन कौन सा है? 4 sin 30 और उसके अलावा 8 है ना, 8 न्यूटन का। अच्छा ठीक है, अब इनकी वैल्यूज डालते हैं। 4 cos 30 कितना होता है? √3/2। 4 sin 30 कितना होता है? 1/2 प्लस 8। अच्छा कितना हो जाएगा फिर ये? 4 डिवाइडेड बाई 2 2, और 2 प्लस 8 10। तो भैया F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉरी, F2 इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10। 5 नहीं बेटा, वो मल्टीप्लाई होता ना। तो अब क्या करूंगा? √3/2 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो उसको सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा।
या फिर ये 2 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 और ये √3 डिवीजन में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि F2 की वैल्यू क्या आएगी 20/√3 न्यूटन। इजंट इट? हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? F2 की वैल्यू आ गई। अब बचा कौन? F1। अब जाहिर बात है वो कहां से मिलेगा? y एक्सिस पे से। ओके, लेट्स गो फॉर इट देन। अब y एक्सिस वाले फोर्सेस को आप बैलेंस करिए। कुल मिला के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2। कौन कौन सा है? F1 और 4 cos 30। आया ना? F1 इधर देखो बेटा ध्यान, फिर आपको बोलते नहीं समझ में आया करके। ऊपर कितना फोर्स है? F1 और उसके अलावा 4 cos 30। नीचे कितना फोर्स है? F2 sin 30। तो ऊपर वाले सारे फोर्सेस यानी कि F1 प्लस 4 cos 30 बराबर नीचे वाले सारे फोर्सेस यानी कि F2 sin 30। एक ही फोर्स है नीचे। ओके, तो भाई ठीक है, F1 प्लस 4 cos 30 यानी कि √3/2। F2 कितना आया था? 20/√3 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 यानी कि 1/2। फिर उसके बाद F1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फिर देखो ये तो क्या हो जाएगा 2√3 और ये कितना हो जाएगा 10/√3। तो ये हो जाएगा 10/√3 माइनस 2√3, है ना। अब क्या करेंगे आप? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, है ना। वो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 3। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हुआ? 3, यानी कितना हो जाएगा? 6। मतलब ये हो जाएगा F1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6/√3। F1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6। ये समझा ना? ये इसको √3 को इससे मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन गया? 6। कैसे बना वो देखो। 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 और 2 3 क्या होता है? 6। तो 10 माइनस 6/√3, 10 में से 6 गया, बचा क्या? 4। तो इसका मतलब 4/√3 यानी F1 इज इक्वल्स टू 4/√3 न्यूटन्स। एक बार चेक कर लूं मैं आंसर्स। 4/√3 20/√3, हाँ सही है, 4/√3 न्यूटन्स। आया समझ में? ठीक है, लिख लो फटाफट।
तो देखो भाई कुछ इस तरह का सिस्टम है, पुली है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर आके मिला, नीचे यहाँ पर लटकाया गया मास √2m का, और ये m और m का। तो एंगल थीटा, थीटा किसको बोला गया है? देखो मैं अगर यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाऊँ तो ये सेमी एंगल को आपको बोला गया है थीटा, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स के जो बीच का सेमी एंगल होगा उसको कहा गया है थीटा। और उसने कहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए अगर मान लो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, पूरा सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम में, यानी कैसा है? बैलेंस्ड है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? ऐसे तो प्रॉब्लम कभी देखे नहीं अपन ने। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, शुरुआत यहीं से करते हैं। देखो भाई, जहाँ तक रस्सी अखंड है, बोलते हैं ना एक जैसी लगातार, है ना, जहाँ तक रस्सी यूनिफॉर्म है वहाँ तक लगातार टेंशन एक जैसा होता है, धागे में तनाव जो होता है एक जैसा होता है। तो मतलब देखो यहाँ जो टेंशन, मान लो कि ये ब्लॉक का वेट नीचे mg आ रहा होगा, तो रस्सी में एक टेंशन क्रिएट हो गया होगा T नाम का, है कि नहीं? और इसी तरह से यहाँ पर भी जब ये वेट नीचे आ रहा होगा √2 mg का, तो यहाँ पर भी टेंशन T नाम का क्रिएट हो गया होगा। और क्योंकि ये एंगल बराबर है, मतलब दोनों बराबर बैलेंस्ड है, तो जितना टेंशन यहाँ है उतने टेंशन बाजू वाले स्ट्रिंग में भी होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो मतलब ये देखो हमने कहा कि देखो ये कैसा है कि जितना टेंशन यहाँ है उतनी टेंशन यहाँ है, तो यहाँ अगर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन क्या है? T है। और जहाँ तक रस्सी एक जैसी यूनिफॉर्म होती है वहाँ तक टेंशन की वैल्यू क्या होती है? सेम। टेंशन क्या होता है? तनाव, है ना। जैसे कोई भी रस्सी को जब आप ऐसा खींचते तो उसमें तनाव क्रिएट हो जाता है ना, वैसा ही। तो यहाँ पर दोनों तरफ इस तरह का टेंशन क्रिएट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगा। फिर ये वाले डब्बे को भी ऊपर से टेंशन T लगेगा, उसका वेट mg नीचे लगेगा। हाँ बोले बात तो सही है। बोले आगे कैसे लिख सकता? फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब बैलेंस है, ना ही कोई चीज़ ऊपर जा रही ना ही कोई चीज़ नीचे जा रही, यानी ऊपर वाला टोटल फोर्स और नीचे वाला टोटल फोर्स कैसे? इक्वल है। राइट और लेफ्ट वाले फोर्स भी कैसे हैं? इक्वल है। मैं देखूँ अच्छा इसका मतलब डब्बे को, ये वाले डब्बे को, बॉक्स को जितना टोटल फोर्स ऊपर लग रहा उतना ही टोटल फोर्स नीचे लग रहा, यानी कि T की वैल्यू किसके बराबर हुई? mg के बराबर हुई। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा ये बॉक्स को देखो, √2m, इस बॉक्स को अच्छे से देखो, √2m, इस पे कुल मिला के फोर्स कितना है? नीचे की तरफ कितना है? √2 mg वेट उसका। ऊपर की तरफ कितना है? मैं बोलूंगा ऊपर कितने रस्सियां खींच रहे उसको? 2 रस्सियां खींच रहे, 2 रस्से है ना। ये रस्सी नहीं है बेटा, ये तो डॉटेड लाइन है बस, 3 बोला ना किसी ने अभी। तो ये 2 रस्सियां खींच रही है, दोनों रस्सी में टेंशन कितना है? T और T है। अच्छा ये टेंशन T एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट है क्या? ये टेंशन T एग्जैक्ट उसके ऊपर है क्या? नहीं, वो तो टेढ़े से नजर आ रहे ना, इंक्लाइंड नजर आ रहे। तो अपन क्या करते? कंपोनेंट्स में बांटते। तो भैया देखो ये कंपोनेंट आएगा इधर, इसका T cos थीटा, और ये बाजू वाले का जाएगा T sin थीटा, है ना। वैसे T sin थीटा का हमको कोई काम नहीं है, ज़बरदस्ती कचरा हो रहा तो एक काम करता मैं लिखता ही नहीं इसको। समझ में आया ना? T cos थीटा बस भीड़ बढ़ा दे रहा है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो ठीक है, ये रस्सी को 2 कंपोनेंट्स में बांटा, तो क्या आया ऊपर वाला? T cos थीटा, और इधर राइट साइड वाला आएगा T sin थीटा। उसका कोई काम नहीं इसलिए लिखा नहीं। इसी तरह ये रस्सी को भी 2 कंपोनेंट्स में बांटूंगा मैं, तो यह भी ऊपर की तरफ कितना आएगा? T cos थीटा। ये भी ऊपर की तरफ कितना आएगा? T cos थीटा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं? सेम है। तो ये भी T cos थीटा, और इधर राइट साइड में क्या आएगा? T sin थीटा। तो ऊपर की तरफ कितने T cos थीटा हो गए? 2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता 2T cos थीटा, है ना? समझे क्या नहीं समझे? है ना। ये टेंशन को मैंने कंपोनेंट्स में बांटा, ऊपर हुआ T cos थीटा, इधर साइड आएगा T sin थीटा। बिल्कुल वैसे ही ये टेंशन को भी 2 कंपोनेंट्स में बांटा, ऊपर आएगा T cos थीटा, लेफ्ट साइड में आएगा T sin थीटा, है ना। हमको राइट और लेफ्ट वालों का कोई काम नहीं, हम सिर्फ ऊपर वालों पे फोकस करेंगे। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कुल मिला के ऊपर कितने फोर्स हो गया? तो आप बोलेंगे 2T cos थीटा के आगे, तो कितना लिखेंगे फिर आप? 2T cos थीटा। 2 आ गए ना T cos थीटा के, तो क्या लिखेंगे आप? 2T cos थीटा। और कुल मिला के नीचे कितना है? √2 mg। तो मैं लिख सकता हूँ देखो 2T cos थीटा √2 mg।
आया ना। मगर टी की वैल्यू तो क्या है, एम जी है। तो फिर भाई हमको निकालना क्या है, थीटा निकालना है ना। हाँ तो देखो टी की वैल्यू क्या है, एम जी है। तो 2 mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 mg। एम जी हुआ कैंसर। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2/2, जो कि क्या हो जाता है 1/√2 है ना। अब मैं बोलूंगा कॉस के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, 45 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हुई बेटा, 45 डिग्री। आई के बाद समझ में। तो ये रहा हमारा थीटा, दैट इज 45 डिग्री एंगल। चलो लिख लो फटाफट। बी फास्ट। ये थोड़ा सा जैसा ज़्यादा लेवल का हो जाता है, थोड़ा मामूली सा बढ़ जाता है, तो नीट का थोड़ा सा मेरे को लगता है चांसेस कम है। हालांकि पहले पूछे जाते थे इस टाइप के सवाल, अब के हिसाब से देखा जाए तो चांसेस कम है।
बट जेई वालों को थोड़ा फोकस करना है, इस पार्ट पे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, क्योंकि ये थोड़ा सा दो दो नॉट्स आ जा रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम ये कैलकुलेट करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेट करना, बस थोड़ा सा टाइम खींच डालता है वो, क्योंकि आपको दो एक्सेस बनाना पड़ेंगे, आप दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेंगे। कितने नॉट्स हैं यहाँ पर? दो नॉट्स है ना, एक नॉट यहाँ पर आया और एक नॉट यहाँ पर आया, तो हमारे पास दो नॉट्स है, तो अगर दो नॉट्स है तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के डायग्राम बनाने पड़ेंगे, है ना। सबसे पहले उस कोऑर्डिनेट्स उस नॉट का बनाओ जिसकी वैल्यू आपको मालूम है। तो मैं बोलूँगा देखो ये नॉट के नीचे वेट है W1 और उस वेट W1 की वैल्यू 300 न्यूटन है, वो मुझे मालूम है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से बनाऊँगा, मान के चलो कि ये नॉट P1 है और ये नॉट आपका P2 है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हमने, ये आया आपका नॉट P1, ओके। मान लो कि यहाँ जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा T1 और यहाँ जो टेंशन आएगा T2, है ना, ये रस्सी में लगातार टेंशन एक जैसा रहेगा T2। तो मैं कहूँगा ठीक है, देखो भाई अब पॉइंट P1 या नॉट P1 पे जो लग रहे फोर्सेस है उसको कैसे बताएंगे आप बोलेंगे देखो ये है आपका टेंशन T1, ये है वेट W1 और ये है T2, और जैसे कि आपने देखा कि ये एंगल कितना है 37 डिग्री, है ना। तो मैं क्या करूँगा अगेन, यहाँ पे T1 को दो कंपोनेंट्स में बांटूंगा, तो ये हो जाएगा आपको T1 cos 37 और ये हो जाएगा आपको T1 sin 37। अरे भाई समझा कि नहीं बाबू, समझा कि नहीं, है ना। T1 को दो कंपोनेंट से बांटे, ये हुआ T1 cos 37 और ये हुआ T1 sin 37। अब आगे का क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं अपन। तो देखो ये वैल्यू मुझे मालूम है, शुरुआत यहाँ से करते हैं, ऊपर वाले सारे फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस से इक्वेट करते हैं। तो मैं लिखूंगा देखो भाई आगे क्या होगा, T1 sin 37 इज इक्वल्स टू W1। अच्छा कौन बताएगा मुझे sin 37 की वैल्यू क्या होती है? 3/5। वेरी गुड, 3/5। और W1 कितना होता है? 300, है ना। तो अब ये 1 जा 100 जा, तो T1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 500 न्यूटन्स, इजंट इट। ये मेरे पास T1 की वैल्यू गया, पहला आंसर आ गया मेरा, T1 की वैल्यू आ गई 500 न्यूटन्स। अब बढ़ते हैं दूसरे आंसर की तरफ। राइट के सारे फोर्सेस को लेफ्ट के सारे फोर्सेस से इक्वेट करो। तो मैं लिखूंगा भैया ठीक है, T2 जो रहेगा वो कितना रहेगा? T1 cos 37 के बराबर रहेगा। अब T1 की वैल्यू तो मालूम है 500, cos 37 कितना होगा फिर? 4/5। तो 4/5, 5 1 जा 500 जा, कुल मिला के T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 न्यूटन्स। आई बात समझ में? अब आगे, अब बात करते हैं नॉट P2 की, ये वाले गार्ड की बात करते हैं P2 की, क्योंकि यहाँ से जो रिलेटेड सारे फोर्सेस थे मुझे मालूम पड़ गए। मुझे T1 मालूम पड़ गया, मेरे को W1 तो दिया हुआ था और T2 भी मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं नॉट P2 की। तो नॉट P2 के हिसाब से आप फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए। ये नॉट P2 आया, देखो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये वाला नॉट इस वाले नॉट को फोर्स T2 से खींचता है, तो ये वाला नॉट भी क्या करता है? उसको T2 से खींचता है। तो ये वाले नॉट को उधर कितना फोर्स लगेगा? T2। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, हमारे इस नॉट पे इधर साइड में फोर्स कितना आया? T2। और ये वाले डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा? T3। ये टेंशन इन द थर्ड स्ट्रिंग, T3। और नीचे की तरफ लगा वेट कितना? W2। अच्छा ये एंगल कितना दिया हुआ है? एक्स एक्सिस के साथ दिया है ना, 53। ओके, अगर ये 53 के साथ दिया गया है तो मैं इसको दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूँ। ये हो जाएगा T3 cos 53 और ये हो जाएगा T3 sin 53।
है ना। शुरुआत वहां से करो जिसकी वैल्यू मालूम है आपको, T2 की वैल्यू मालूम है। तो मैं T2 की वैल्यू जानता हूं, तो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स को क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा। तो मैं लिखूंगा ठीक है, T3 cos 53 बराबर कितना होगा, T2। समझे क्या? हाँ, रुक जाओ 5-10 मिनट। T2 किसके बराबर, T3 cos 53। अच्छा, T3 cos 53, cos 53 कितना होगा, सॉरी 3/5 होगा, तो 3/5। ओके, अच्छा T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 400। तो 400, अच्छा कोई मुझे बताओ 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 20,000। और उस 20,000 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, चल 20 डिवाइडेड बाय 3 बताओ कितना होता है। 6.666 करके आता है वो, 6.667 है ना। तो वो देखो होगा 6,000, 20,000 को 3 हिस्सों में बांटो तो 6,667 के आसपास होगा वो, है ना। अगर आप 20,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 20/3 कितना होता है, 6.6666 चलता रहता है, और 3 जीरो और लग गए तो डेसिमल और 3 डिजिट आगे सर जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू आएगी अराउंड 6,666.6 करके आता है वो, तो 66.67 ऐसा लिख सकते हैं आप, या सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 6,667 भी लिख सकते हैं आप, न्यूटन। तो इस तरह से 6,666 बराबर है ना। हाँ, तो वो लगातार 6 चलते रहता है, वो रिकरिंग है। तो ये T3 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब आई किसी बारी, एक ही बच गया, कौन है, W, वेट W2 है ना। तो अब मैं क्या करूंगा फिर, वेट W2 को इक्वेट करूंगा, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर, यानी W2 इज इक्वल टू T3 sin 53। कभी भी गलती ये नहीं करना, ये वाली वैल्यू डालने की गलती नहीं करना, ये वाली वैल्यू डालो, यानी कौन सी, 20,000/3। तो W2 इज इक्वल टू 20,000/3 मल्टीप्लाई बाय साइन 53, 4/5। कोई मुझे बताओ 20,000 को 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 4,000। अच्छा, 4,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,000, और 16,000 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 5,000 पॉइंट समथिंग। मगर देख लो एक बार कैलकुलेटर से देख लो, 5,000 डिवाइडेड बाय 3, 5,000 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 16,000 डिवाइडेड बाय 3 ना, 16,000 डिवाइडेड बाय 3, देखो कितना आ रहा है, 5,333। ठीक है, W2 इज इक्वल टू 5,333.3 न्यूटन। तो ये आ गया आंसर 5,333.3 न्यूटन। अबे जीरो लगेगा ज्यादा का, एक्स्ट्रा का कहीं, शायद से जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने यहाँ पे। 5 4 सा कितना हो रहा, 2,000 हो रहा, 20,000 बोल देते अपन ने, वो 2,000 हो रहा, और 2,000 डिवाइडेड बाय 3, फिर ये डेसिमल इधर आएगा 666.6 या 666.7। 5 4 सा 2,000, 2,000 डिवाइडेड बाय 3 6,666.67। फिर उसके बाद ये भी 0 एक कम होगा, तो ये आपका आएगा एक डेसिमल कम होगा, 5,333.3 न्यूटन। आया समझ में? लिख लो फटाफट। एक क्वेश्चन क्या, एक टॉपिक ले रहा पूरा मैं। मॉड्यूल में इसके ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत हैं।
बी फास्ट। क्या कशा हो गया इतना? तो फिर तुम बैठे क्यों रह रहे? हाँ, टाइम क्या हुआ? 9:30 हो गए क्या? इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द, देखो ये अभी जान दो, आप लोग ने ऑनलाइन देख के कर लेना, या फिर कोई एक काम करो, कैप्चर कर लो उधर का। दानिश कैप्चर कर लो, बाद में उसको डाल देना ग्रुप पे। तो बाय लैमिस थ्योरम यू कैन राइट F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गैमा। इधर ध्यान दो बेटा, अगर किसी पॉइंट पे या किसी ऑब्जेक्ट पे एक साथ तीन फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, F1 के सामने वाला एंगल कितना है? अगर F1 के सामने वाला कितना एंगल है? अल्फा, तो F1 अपॉन साइन अल्फा। F2 के सामने वाला एंगल कितना है? F2 के सामने वाला एंगल बीटा, तो F2 अपॉन साइन बीटा। और F3 के सामने वाला एंगल कितना है? गैमा, तो F3 अपॉन साइन गैमा। ये तीनों की वैल्यूज कैसी आती है? सेम आती है। आई बात समझे? अब ये चीज़ का मेथड यूज़ करके हमको आगे सॉल्व करना है, तो हम वो देखेंगे बाद में, क्योंकि सर आ गए, नहीं तो मैं एक प्रॉब्लम भी ले लेता था। ले लिए। इधर ध्यान दो रे। देखो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं विदाउट क्वेश्चंस लिखकर। मैं आपको एग्जैक्ट को फोटो भेज दूंगा, तो उसमें से क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। अभी सिर्फ समझ लो, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक है T2, इस साइड है फोर्स T1, और नीचे लगा है वेट W। देखो इधर बेटा, इधर ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल 150 डिग्री है, और ये बताया गया है 60, ये बताया गया है 30, तो लाजमी है कि ये एंगल कितना होगा? फिर 90 होगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इसने दिया है कि देखो, अब एक बॉल का जो मास है 1 किलोग्राम है, मास दिया है, यानी कि वेट दिया है 1g, यानी कि 10 न्यूटन वेट दिया है आपको, और उसने बोला है कि भैया आप T1 और T2 की वैल्यू को पता लगाओ। तो कैसे पता लगाएंगे आप? तो देखो भाई अच्छे से, T1 के सामने वाला एंगल कितना है? 150 डिग्री, तो साइन ऑफ 150 डिग्री। T2 के सामने वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री, तो यानी साइन ऑफ 120 डिग्री। W के सामने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। सही है? चलो ठीक है, फिर साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो उसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 60, और मैं साइन 120 को क्या लिख सकता हूं? 90 प्लस 30, और फिर उसके बाद ये तो जैसे कि वैसे ही साइन 90 लिख डालो। अब आगे का काम क्या है? 90 प्लस 60 को क्या लिखा जा सकता है? तो उसको कॉस ऑफ 60 लिखा जा सकता है। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। T2 की वैल्यू, इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ 30 डिग्री,
और उसके बाद इसको क्या लिखूंगा मैं, W sin 90। अब मुझे W की वैल्यू मालूम है, तो पहले मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा और मैं यहां लिखूंगा फिर, देखो T1 cos 60 की T1 इज इक्वल्स टू W अपॉन साइन 90 मल्टीप्लाई बाय cos 60। तो T1 इज इक्वल्स टू W कितना था 10 न्यूटन, साइन 90 कितना है 1 और cos 60 कितना होता है 1/2। तो 2 1 जा 2 5 जा, T1 की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई। अब T2 की वैल्यू आई, तो अब इन दोनों को इक्वेट करूंगा मैं, तो T2 की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, T2 अपॉन cos 30 इज इक्वल्स टू W अपॉन साइन 90। T2 इज इक्वल्स टू W साइन 90 तो क्या होता है 1 होता है, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है। अच्छा W कितना है अपने पास, W की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 1 जा 10 5 जा, तो ये हो जाएगा 5√3 न्यूटन। एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको होमवर्क डालूंगा, अभी फोटो खींच के मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप पे, है ना, तो वो प्रॉब्लम देख लेना आपने अच्छे से। एक प्रॉब्लम ऐसा होमवर्क रहेगा, उसकी वैल्यूज दी रहेगी, और दूसरा वाला 2 ही है प्रॉब्लम इसके, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए।